अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा कराम, उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत होंगे। आपकी आसानी के लिए हम लेकर आए हैं उर्दू का सबक नंबर 5, डिप्टी नज़ीर अहमद का खुलासा। बिल्कुल आसान अल्फाज में आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं हम कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, जिसके मुसन्निफ है डिप्टी नज़ीर अहमद। ये खुलासा आपको क्या काम दे सकता है, और खुलासे से पहले एक दो बातें बड़ी ज़रूरी है, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप मेरे अजीजों इस बात को बखूबी जानते हैं कि खुलासे के बोर्ड में तकरीबन कम अज कम हमारे पास 35 नंबर या 30 नंबर आते हैं। वो किस तरह? एमसीक्यूज में खुलासे से ही सवाल जवाब आते हैं, सियाको सबाक में तशरीह, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये चार चीज़ें और एक खुलासा, ये चार चीज़ें ये एक खुलासे पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको अच्छी तरह खुलासा याद है तो आपको ये चार चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएगी, फिर आपको इन चार चीज़ों में मसला नहीं। लेकिन इस खुलासे को मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा, और आप खुद ही इस बात का इकरार करेंगे कि आज से पहले आपने इतने आसान अल्फाज में ये खुलासा कभी नहीं सुना होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ौरन याद भी हो जाएगा। खुलासे से पहले हम बात करते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की। डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 को पैदा हुए, 1912 को फौत हुए, यानी 1830। डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 को पैदा हुए, 1912 को ये फौत हुए। उसके बाद हम बात करते हैं, इनके असल नाम मौलवी नज़ीर अहमद था, लेकिन अदबी दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम के जाने जाते थे। ज़िला बजनौर के एक छोटे से गांव रहड़ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने घर पर अपने वालिद से हासिल की, फिर दिल्ली जाकर दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और आला तालीम हासिल कर ली। डिप्टी नज़ीर अहमद बचपन ही से डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब देखते थे, जो कि एक रोज पूरा भी हो गया। उन्होंने इस मकाम को पाने के लिए सख्त मेहनत और जमाने के बड़े नशेब व फराज देखे। 1857 की जंग आज़ादी को भी बहुत करीब से देखा, क्योंकि उन दिनों आप दिल्ली में ही मुकीम थे। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद की अगर हम बात करें तो डिप्टी नज़ीर अहमद नावल पढ़ने के बेहद शायक थे, यानी ज्यादा शौक से वो नावल पढ़ते थे। उर्दू में नावल का कोई नमूना मौजूद न था, अलबत्ता उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की और उर्दू नावल निगारी के मैदान में पहला कदम रखा। उसके बाद यानी डिप्टी नज़ीर अहमद को नावल निगारी में सबसे पहला नाम हासिल है। जो पहला नावल निगार है उर्दू का, वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके नावल की, तो इनके नावल में मरातुल उरूस, बनाते नाश, तौबा नसूख, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक़्त, रोया सादिका, अय्यामा वगैरह इसके अहम नावल हैं। इन नावलों का सबसे जो अहम बात है, वो इन नावलों के ज़रिए से अच्छाई या बुराई का फ़र्क और मुसलमान अशराफ घरानों की औरतों के घरेलू ज़िंदगी के अक्स बंदी और उनके इस्लाह की कोशिश की गई है। असल बात, अब हम आते हैं अपने सबक की। जो हमारे पास ये सबक है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, ये उनके नावल तौबतुन नसूस से लिया गया है, और इसमें क्या बातें बयान की हैं। मैं पहले आपको खुलासे का भी खुलासा बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके साथ थोड़ी सी तफसील के साथ इस खुलासे को डिस्कस करके एक्सरसाइज को मुख्तसर देखेंगे, और फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, कलीम, मिर्ज़ा और नसू, तीन बंदे हैं इसमें। नसू ये घर का बड़ा है, सरबराह है, और कलीम का बाप। कलीम ये नसू का बेटा है, और इसके साथ ये अपने वालिदा नसू और फहमीदा, ये इसके वालिदा का नाम है, इन दोनों का नाफरमान भी है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा शायर। मिर्ज़ा ये कलीम का दोस्त है, इसके पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन अपने आप को बड़ा कारोबारी जाहिर करवाता है। हुआ कुछ यूं कि नसू एक दिन ख्वाब देखता है, और ख्वाब बीमार होता है। बीमारी में वो दवाई खाकर गहरी नींद सो जाता है, और वो ख्वाब देखता है। ख्वाब में उसने देखा कि उसका मुआवजा हो रहा है, और उससे घर के बारे में सवाल जवाब हो रहा है। उसे अपने बच्चों की इस्लाह के बारे में भी सवाल हुए, लेकिन वो उसमें नाकाम हुआ। अब तो पता ये चला कि अब उसको घर की भी इस्लाह करनी है। छोटे बच्चों की इस्लाह तो कर ली, बीवी से मशवरा के बाद वो बड़े बेटे को बुलाता है, और बड़े बेटे की इस्लाह करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा बेटा नाफरमान है, वो हर वक्त लड़ता झगड़ता। इस बिना पर एक दिन बड़ा बेटा कलीम वो घर में लड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा के घर जाता है। अब खुलासे का भी खुलासा बताऊं, वो ये कि कलीम मिर्ज़ा के घर जाता है। मिर्ज़ा का अपने घर में ना होना और छोटी सी झोंपड़ी होना, फिर उसके बाद
مرزا کلیم کو مسجد میں لے کر جاتا ہے۔ مسجد میں اس کو قیام کروانے کے بعد اس کو بستر بیچتا ہے، کھانے کے لیے چنے دیتا ہے، اور اس کے بعد کلیم کو مسجد میں بالکل حالت زار اور غیر ہو جاتی ہے۔ سب کچھ مسجد میں چھین لیا جاتا ہے، کوئی چرا لیتا ہے۔ گھر والے جب واپس آتا ہے صبح گھر والوں کے پاس، وہ اس سے اس چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے واپس نہ کر سکنے پر، اور اس کے پاس مرزا زبردست بیگ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ آگے گلی کو نوکر پر کوتوال پکڑ کر اس کا مواخذہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف۔ وہ کچھ یوں ہے کہ کلیم جب مرزا کے گھر گیا تو مرزا کے گھر میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے اس بنگلے کا جو بتایا گیا تھا اس کے آواز دی۔ وہاں سے کچھ لونڈیاں اور نوکرانیاں باہر آئی اور انہوں نے اس کو کون آپ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ کلیم بولا کہ میں مرزا کے گھر آیا ہوں، یہ مرزا کا گھر نہیں۔ انہوں نے جاننے سے انکار کر دیا اور بحث مباحثے میں بتایا کہ کیا آپ اس مرزا کی بات تو نہیں کر رہے جس کی رنگت زرد ہے، اس کا چھوٹا قد ہے اور وہ اپنے آپ میں ہمیشہ بنسور کر رہتا ہے؟ اس نے کہا، کلیم پہچان گیا کہ بالکل میں تو اس مرزا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان لونیوں نے کہا کہ ارے بھائی، وہ تو ہم اس مکان کے بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا مکان ہے، وہاں پر ہے۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ مرزا نے کہا کہ اگر پھر آپ کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ یعنی مرزا نے اسے کہا کہ میں ابھی رات کا وقت ہے، میں پردے میں نہیں، اگر آپ کو کچھ انتظار کر سکتے ہیں تو میں پہلے پردہ کرا دوں، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں۔ لیکن میں کلیم کہاں اس کو جانے دیتا اور مرزا کی حقیقت اس پر واضح ہو گئی۔ خیر، مرزا نے بھی اس کو وہاں سے اٹھا کر مسجد لے گئی۔ مسجد کی حالت زار کچھ یوں تھی کہ مسجد زرار کی طرح ویران اور وحشت ناک تھی۔ نہ وہاں پر حافظ، نہ مولوی، نہ مسافر، وہاں پر ہزارہ چمگادڑیں وہاں پر رہتے تھی، اور وہاں پر مسجد کی بالکل حالت غیر ہو چکی تھی۔ اور مرزا صاحب نے ایک بہانہ یہ کر دیا کہ بھائی مجھے میری بیوی بیمار ہے اور میں نے جانا ہے، پوری رات اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی ہے اور میں ایک رات کو پوری رات جا کر گزارنی ہے، لہٰذا آپ کو مسجد میں اکیلے رہنا پڑے گا۔ اور میں آپ کے لیے کلیم نے مسجد میں کوئی روشنی کے بندوبست کا کہا تو اس نے کہا میں آپ کے لیے یہاں پر لیمپ چلانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور یہاں پر ساری چپلیاں وغیرہ اور یہ چیزیں آ جائیں گی، آپ کو تنگ کرے گی، لہٰذا آپ یہاں سے ویسے بغیر روشنی اور لائٹ کے ہی یہاں بہتر ہے۔ خیر، کچھ دیر وہاں پر رہے اور کلیم نے وہ کہا کہ میں گھر سے آپ کے لیے بستر بھجوا دیتا ہوں، اور وہ گھر سے بستر کیا بیچتا کہ اس نے بستر کے نام پر بھی ایک فراڈ ہی کیا اور ایک میری دری اور ایک کثیف سا تکیہ بیچ دیا۔ اور وہی گھڑی میں کلیم کی حالت اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے۔ یہ تو خلوت خانہ اور یہ عشرت منزل میں تھا، یعنی مسجد آ کر پڑاؤ، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا ہم نے اوپر بیان کر دیا۔ اور پہلے اپنے گھر میں وہ عیش و عشرت کی زندگی، اور پھر اب وہ اس کو بھوک بھی ستانے لگی۔ اس کو یہ تھا، کلیم کو یہ تھا کہ مرزا خود بخود مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھے گا، لیکن مرزا کھانے کا پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار جب کلیم نے خود مطالبہ کیا تو مرزا نے بڑے کہا کہ بڑے بھائی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے بتاتے تو صحیح تاکہ میں آپ کے لیے کسی کھانے کا بندوبست تو کر لیتا۔ اب اتنی رات گوئی ہو گئی، اب کوئی چیز کھلی بھی نہیں ہوگی، لہٰذا میں اب جاتا ہوں اور بازار سے کوئی آپ کے لیے چنے بنوا لاتا ہوں۔ وہ بہت اچھے، ان کی تعریفیں کر کے تھکتا نہیں تھا، اور بہت اچھے چنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور چنوں کے بارے میں تعریفیں کر کے وہ بازار چلا گیا اور 2-4 مٹھی چنے لے آیا۔ کلیم کے مسجد میں حالت زار ہو چکی تھی، جس کروٹ لیٹا اسی کی بری حالت۔ خیر، وہ مسجد میں تھا کہ اسی رات اس کا سارا سامان کوئی چھین کر لے گیا اور اس کا سارا کچھ وہاں سے چوری ہو گیا۔ وہ بیچارہ پریشان اور سرگردان، لیکن صبح سورج چڑھ چکا تھا۔ سورج چڑھنے کے بعد وہ اٹھا، جب دیکھا کہ کون، کلیم نے کہا میں کلیم مرزا کا دوست ہوں۔ جب گھر والوں نے پہلے پہچاننے سے انکار کر دیا، جب مرزا کا پتہ کیا تو مرزا وہاں موجود ہی نہیں، اور گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو صبح ہی یہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اور پھر گھر والوں نے فوراً مطالبہ کر دیا کہ بھئی آپ کو جو ہم نے دری اور سرانہ دیا تھا
आपका तकिया दिया था वो कहाँ है, आप हमें पहले वो वापस करें। उनका क्या वापस करना था कि कलीम वहाँ से भागा, और जब भागा तो गली के किनारे पर उसको और मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग ने उसका चोर चोर का नारा लगा कर उसको पकड़ लिया, कोतवाल के हवाले किया। कोतवाल ने उससे पूछा कि भाई आप किसके बेटे हैं, आपका कौन है, आप कौन नहीं, अगर आप सच में ही नसू के बेटे हैं तो आप नसू को मैं जानता हूँ। ये चूँकि खुद भी शायर थे और शायरी में नाम था, तो ये रोने लगे और अपनी हालत ज़ार पर इनको बड़ा तर्स आने लगा। अपना तर्स आना तो लाजमी था कि ये इतनी बड़ी गलती कर चुका था। और इसी तरह सुबह को कोतवाल ने 2 बंदे साथ कर दिए कि इसको नसू के हवाले कर दो। अब जब नसू के हवाले कर देंगे, अगर वो इसका बेटा हुआ तो ठीक है, वो अगर ना फिर उसको वापस ले आना। सबक हमें ये मिलता है कि देखो हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछतावा हो। और दूसरी मिर्ज़ा के इस बारे में हमें ये महसूस हुआ कि मिर्ज़ा ने हमेशा धोखा और फ़राक से काम लिया, और धोखा देकर वो खुद भी शर्मिंदा हुआ और अपने दोस्त के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बना। अब अगर हम बात करें इसके एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज ही बहुत आसान है। अगर आपने खुलासा अच्छी तरह से सुना तो एक्सरसाइज बिल्कुल आपके लिए आसान है। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी वीरान और वहशतनाक। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कहा कि आपको मेरे निस्बत सख्त सुखद साजी का एहतिमाल है, सख्त ताज्जुब की बात है। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए। बेसनी रोटी। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग जो चने लेकर आए वो थे 2-3 रोटी। कलीम के पीछे जो शख्स भागा इसका नाम था मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। उसके बाद अगर हम बात करें कलीम सबक सवाल है जो आपका, तो सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से लिया गया है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है तौबतुन नसूह, उससे लिया गया है। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग का मकान कहाँ वाक़ था और कैसे था? मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग का मकान एक कच्चे इलाके में था और कच्चा मकान था। उसके बाद अगर हम बात करें मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया, तो हम इसका जवाब देंगे कि मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को एक रात के लिए पुरानी मस्जिद में एक रात के लिए ठहराया। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर पेश किया? मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को रात का खाना भुने हुए चनों के तौर पर खिलाया, जो कि मामूली और सादा था। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारे पास सवाल है मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और वो क्या निकला? मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने कलीम को बताया कि वो एक अमीर और साहिब हैसियत शख्स है, मगर बाद में ये हकीकत सामने आई कि वो दरअसल एक धोखाबाज और मुमताज़ शख्स था। जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम किस हुलिये में था? तो कलीम भूख से बेहाल और थका हुआ था और इसका जिस्म सुस्त था। वो चुपके से भाग रहा था ताकि मिर्ज़ा से बच सके। ये है हमारे सबक का खुलासा, और यहाँ पर आकर सबक ख़त्म हो जाती है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो हम पेश करेंगे आपके साथ के लिए ये मौलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई कहानी आरामोस नामदेव माली इंशाअल्लाह आप अगले वीडियो में पेश करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह हम आपके साथ सारे सबक इसी तरह शेयर करते रहेंगे ताकि आपको आने वाले इम्तिहानात में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और इंशाअल्लाह आप फ़ायदा खुद भी महसूस करेंगे और अपने दोस्तों में भी, और पेपरों में आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। हमने खुलासा इस तौर पर पेश किया कि आपके सियाक़ो सबाक़ तशरीह सारा हाल हो सके। मेरे अज़ीज़ों, सियाक़ो सबाक़ और तशरीह में भी आपने यही खुलासे का ही आपने ब्रीफ लिखना होता है। इस सियाक़ो सबाक़ में मरकज़ी ख्याल लिखना होता है, यानी पूरे आगे पीछे थोड़ा बहुत आपने इस जो पैराग्राफ आया होता है उससे पीछे और थोड़ा बहुत उसके बाद लिखना होता है। इसी तरह आपने लिखना होता है तशरीह में, उसको अपने वर्डिंग में चेंज करके। बस यही काम करके आपकी तशरीह में मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। आपका खैर ख्वाह मुफ्ती सादिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।